रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूवर्स, आज हमारे साथ प्रोफेसर दीपक मलिक साहब हैं। प्रोफेसर दीपक मलिक साहब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कॉमर्स डिपार्टमेंट में इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे और आपने न सिर्फ इकोनॉमिक्स बल्कि इकोनॉमिक्स के अलावा भी नेशनल इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल जो घटनाएं घट रही हैं उन पे आपकी पैनी नजर है। आप एक एक्सपीरियंस जो स्टडी से, समाज से, सोसाइटी से जो आपने एक्सपीरियंस लिया है और जो महसूस किया है और जिस तरह से आप एनालिसिस करते हैं घटनाओं की, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, वो अपने आप में अद्भुत है। प्रोफेसर दीपक मलिक साहब, आप हमारे यूट्यूब चैनल में इतना कीमती समय आपने दिया और आपको लगातार देश विदेश हर जगह लेक्चर देने जाना पड़ता है। दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आपके लेक्चर्स ऑर्गेनाइज होते हैं, तो आपने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कीमती समय दिया। आज हम लोग चर्चा करेंगे बाबू जगत सिंह। ये बाबू जगत सिंह एक नाम है और बाबू जगत सिंह का विद्रोह 1799 में यह बहुत ही प्रसिद्ध है। ये अलग बात है कि ये जनता के सामने पूरी तरह नहीं आया। पूरी तरह ये जनता के सामने वो फैक्ट्स, वो तथ्य और बाबू जगत सिंह ने जो इस देश के लिए, भारत माता के लिए, इस राष्ट्र के लिए जो किया और अंग्रेजों से लोहा लिया, वो अपने आप में अद्भुत है। ये बाबू जगत सिंह जो भूमियार कास्ट के थे, भूमियार जाति के थे और ये उस जमाने में इतने इंटेलेक्चुअल, इतने देश प्रेमी थे और विजन और मिशन उनका था। तो बाबू जगत सिंह के बारे में प्रोफेसर दीपक मलिक साहब, हमारे व्यूअर्स को आप कुछ बताएं, क्योंकि बहुत सी ऐसी बात अनकही है जो बनारस में रहते हुए, काशी में रहते हुए इतनी बड़ी महान शख्सियत के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तन्वी साहब, पहले तो हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपके इस YouTube में बराबर कुछ बहुत ही रोचक किस्म की, बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की बातें उठाई जाती हैं और हम उस पर बातचीत आपसे लगातार करते रहे हैं अभी तक। बाबू जगत सिंह का जो प्रकरण है, जो ये पूरा एपिसोड है, महत्वपूर्ण ये है, इसमें तीन प्रश्नों पर, तीन पॉइंट्स पे, तीन बिंदुओं पे मैं कहना चाहूँगा। नंबर एक कि बाबू जगत सिंह का नाम हिंदुस्तान के तवारीख में, इतिहास में, आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में उतना परिचित नहीं है, उतना नोन नहीं है जितना होना चाहिए। नंबर वन, क्योंकि ये हमारे पूरे हिंदुस्तान की जो आज़ादी की लड़ाई है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि बाबू जगत सिंह की एक बहुत बड़ी भूमिका थी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और ये शुरुआती राष्ट्रवादी थे, शुरुआती देशप्रेमी थे, जिन्होंने 1857 की उस बड़ी लड़ाई के पहले बनारस से एक राष्ट्रीय पैमाने पे लड़ाई छेड़ने की बात शुरू की थी। लेकिन
इतिहास का कुछ ऐसा दौर रहा है कि 1857 के ऊपर तो बहुत बातचीत हुई, लेकिन अभी तक 1799 में जिस बगावत का नेतृत्व, लीडरशिप बाबू जगत सिंह ने दी थी, उसकी चर्चा बड़ी कम हुई है। हमको फिर से हिंदुस्तान का जो आज़ादी की लड़ाई की, हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई की जो इतिहास है, उसको उसकी पुनर्विवेचना करने के लिए हमको मौका देती है। ये 2-3 प्रश्नों को मैं जानना चाहूंगा। एक प्रश्न तो ये हुआ कि ये काफी लेस नोन एक फैक्टर है जो नहीं इतिहास में आ पाया है। दूसरी बात, बनारस शहर का महत्व। ये घटना है रिवोल्ट की 1799, 1799। जूम कर दीजिए जरा, 1799 जरा किताब। ये पुस्तक इस पर लिखी गई है। मैं समझता हूं कि ये पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है और इतिहास के विद्यार्थियों को पूरे देश में जैसे 1857 की लड़ाई समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से इस पुस्तक को भी 1799 के इस लड़ाई को भी पढ़ाया जाना चाहिए। ये इसके लेखक हैं H.A. कुरैशी साहब और श्रेया पाठक। इसमें ज्यादा काम तो कुरैशी जी का ही है। बेसिक रिसर्च उन्होंने किया है, कुरैशी साहब ने, और वो पर्शियन और साथ ही साथ उर्दू और हिंदी तीनों भाषाओं और उत्तर प्रदेश के अवध के इतिहास के एक बहुत ही अच्छे हिस्टोरियन हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिस्टोरियन मैं कहूंगा। बनारस की स्थिति के बारे में मैंने चर्चा शुरू की थी कि बनारस की क्या स्थिति थी 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में। बनारस एक बफर जोन के तौर पे था, जो एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल प्रेसिडेंसी पड़ता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपाट था, और इधर अवध, इसके बीच में बनारस आता था, और इसलिए बनारस का बड़ा महत्व था। दूसरा महत्व यह था कि बनारस के माध्यम से, जैसे बनारस का एक धार्मिक शहर भी रहा है, धार्मिक शहर होने के नाते इसका एक महत्व रहा है बराबर से, वो एक अलग चीज है, लेकिन एक राजनैतिक और एक इलाकाई जो एक इतिहास है, उसके दृष्टि से भी बनारस बहुत महत्वपूर्ण रहा है। वो ये कि पूरे बिहार से लेकर बंगाल तक के जो जनता है, जो वहाँ के शासक कुल हैं, जो बड़ी हैसियतें हैं, उन सारे लोगों को इकट्ठा करने का एक जगह बन जाती थी, जो बनारस से किया जा सकता था। और दूसरी तरफ अवध था, उत्तर प्रदेश था, जो आज यूनाइटेड प्रोविंस अंग्रेजों के जमाने में बना और अब उत्तर प्रदेश कहा जाता है। तो एक तौर से ये बफर था, बीच का एक शहर था, बीच का एक स्थान था, लेकिन इसका बड़ा राजनैतिक और रणनैतिक स्ट्रेटेजिक महत्व था। स्ट्रेटजी के तौर पे ये पूर्वी भारत और उत्तर भारत को जोड़ता था। एक बहुत समृद्ध शहर, आज भी एक बहुत प्रॉस्परस और समृद्ध शहर है ये, लेकिन बनारस उस समय भी एक व्यापारिक शहर के तौर पर भी बहुत चमका हुआ शहर था, और साथ ही साथ राजनीति के क्षेत्र में भी इसका एक महत्व था।
तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि ये रिवोल्ट जो हुआ 1799 का, ये बनारस में दूसरा रिवोल्ट था। पहला रिवोल्ट 1781 में हुआ था, लेकिन मैं उसको स्वतःस्फूर्त रिवोल्ट के रूप में लूंगा। और वो बहुत कोई जिसे कहते हैं वेल डायरेक्टेड नहीं था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने, यहाँ चेत सिंह का राजपाट था, चेत सिंह को बेदखल कर दिया था राजगद्दी से। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसलिए बेदखल किया था चेत सिंह को कि वॉरेन हेस्टिंग्स का लगातार डिमांड था उनसे कि वो ज्यादा से ज्यादा उनको टैक्स, ज्यादा से ज्यादा उनके लिए जो उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है और उनके जो तमाम लड़ाइयाँ चल रही हैं उसके लिए फाइनेंसिंग करे। और उसके लिए उन्होंने इतना ज्यादा पैसा मांगना शुरू किया था जो चेत सिंह के लिए संभव नहीं था। तो इस वजह से बनारस के राजा को बेदखल किया। उसमें बनारस में एक स्वतःस्फूर्त, जिसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस किस्म का एक रिएक्शन हुआ। ये एक तौर से एक पहला अंग्रेजी राज के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक पहला। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी घटना 1799 में, 1799 में हुई, जो बाबू जगत सिंह के नेतृत्व में हुई। लेकिन मैं इसमें जगत सिंह के अलावा, जगत सिंह के साथ साथ जो दूसरे नायक हैं उनको भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि उनकी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है जितनी जगत सिंह की है। जगत सिंह की भूमिका इसलिए और भी बड़ी बनती है क्योंकि जगत सिंह इस इलाके के जमींदारों, इस इलाके के बड़े संपत्तिशाली लोगों, इस इलाके के मजबूत लोगों से उनका एक बहुत ताना बाना था, जिसकी वजह से वो एक विद्रोह के लिए जो एक पृष्ठभूमि थी उसको बना सकते थे। उनके साथ साथ वजीर अली, जो लखनऊ में एक बहुत कम समय के लिए नवाब बने थे, वजीर अली की भी बड़ी भारी भूमिका है। वजीर अली को अंग्रेजों ने ही हटा दिया। 6 महीने या 5-6 महीने केवल वो नवाब रह पाए। और चूंकि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आदेश होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो डिमांड्स होती थी, उसको वो बहुत ज्यादा उस पर तवज्जो नहीं देते थे। इसलिए वजीर अली को ईस्ट इंडिया कंपनी ने महसूस किया कि ये हमारे लिए बहुत मुफीद नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ठीक नहीं पड़ेंगे, और इसलिए उनको हटाया। उसके जगह उन्होंने नवाब सादात अली को उनको रखा। और लखनऊ में उनके एक बराबर से ये कोशिश रही है कि जो भी नवाब हों वो अंग्रेजी राज के पक्ष में रहें, अंग्रेजी राज की खिलाफत न करें। उसमें वजीर अली बिल्कुल फिट नहीं होते थे। तो ये रिवोल्ट को मैं कहूँगा जगत सिंह, वजीर अली दोनों का कंबाइंड एफर्ट था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये लड़ाई हुई। अब सवाल उठता है कि ये जो रिवोल्ट, ये जो एक क्रांति, एक बड़े भारी रेजिस्टेंस का जो ढांचा बनाया गया था, आखिर ये था क्या और क्यों? और ये घटनाएं क्यों इस तरह से घटित हुई? आखिर जगत सिंह ही क्यों रिवोल्ट करने के लिए आगे आए? ये भी हमको जानना चाहिए। वजीर अली के बारे में तो ये बात जाहिर है कि वजीर अली को अंग्रेजी हुकूमत ने हटाया है नवाबी से, इसलिए उनको इस
इस पे एक इसका एक निराकरण, इसका एक जवाब देना ही था, वो तय था। और वो रियली अपेक्षाकृत नौजवान आदमी भी थे। लेकिन बाबू जगत सिंह के साथ कौन सी ऐसी समस्या हुई कि जिसकी वजह से वो आए इस लड़ाई में? बाबू जगत सिंह चेत सिंह के बाद उन्होंने अंग्रेजी राज को, क्योंकि बनारस अंग्रेजी राज के अंदर आ गया था उस वक्त, अंग्रेजी राज को दरखास्त दिया था, पिटीशन दिया था कि उनको बनारस की राजगद्दी दी जाए। और उस समय बनारस के एडमिनिस्ट्रेटर थे जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने उनका जो आवेदन पत्र था, उनकी जो पिटीशन थी, उस पिटीशन को उन्होंने आगे कलकत्ते, उस समय कलकत्ता हिंदुस्तान की राजधानी हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, तो कलकत्ते में उन्होंने उसको प्रेषित कर दिया था। और उसमें उनका अपना भी विचार और नोट भी था। वो ये था कि हालांकि बाबू जगत सिंह बहुत सारे मायनों में और संभवतः सबसे लेजिटिमेट रूप से बनारस के राजगद्दी के दावेदार बनते थे, लेकिन डंकन का जो उनके बारे में समझ थी, वो समझ के अनुसार उसमें फिट नहीं बैठते थे। जिस तरह से वजीर अली ईस्ट इंडिया कंपनी के दायरे में फिट नहीं बैठते थे, ठीक बाबू जगत सिंह भी उसी तरह से फिट नहीं बैठते थे। क्योंकि जगत सिंह के बारे में उनको जो तमाम सूचनाएं थी कि एक बहुत असरदार आदमी हैं और अवध के और नीचे यहाँ पटना और बिहार के आगे के जमींदारों से, शक्तिशाली लोगों से इनका एक बहुत अच्छा ताना बाना और रिश्ता है। तो इस तरह के लोगों को अंग्रेजी राज रखना नहीं चाहती थी। ये राजनीति के नियम है, आज भी यही हो रहा है। जो सर्वोच्च शासन सत्ता में रहता है वो अपने नीचे कमजोर लोगों को रखता है, जिससे कमजोर लोग उसका गद्दी छीन न ले। तो वही बात उस समय थी, दूसरे संदर्भों में थी, लेकिन थी। तो इसलिए उन लोगों ने बनारस की राजगद्दी, जबकि पूरे तौर से ये राजगद्दी की दावेदारी इनकी बिल्कुल सही थी, लेकिन डंकन ने कहा कि आपकी दावेदारी शायद नहीं बन पा रही है। और उन्होंने जिसकी दावेदारी नहीं बनती थी उसको बाकायदे वहां पर हाजिर कर दिया और वहां पर उनको राजगद्दी से वंचित कर दिया। तो इसलिए जगत सिंह की भी एक बहुत बड़ी शिकायत थी। और उस शिकायत के तहत ये दोनों जननायक अपने जमाने के इकट्ठा हुए थे। लेकिन देखिए, इतिहास में सवाल ये नहीं होता है कि आपकी बात सुनी गई नहीं सुनी गई और आप रिवोल्ट करने आ गए। कुछ आदमी में क्वालिटीज होनी चाहिए, बिल्कुल कुछ दम होना चाहिए। क्यों आदमी कोई महत्वपूर्ण बनता है। मैं उसमें जगत सिंह के बारे में खासतौर से, चूंकि बनारस का ये मसला है, जगत सिंह के बारे में ये बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जगत सिंह एक फारसी के बहुत अच्छे कवि भी थे। और इतने अच्छे कवि थे कि उनके लिए कहा जाता था कि वो, जैसे एक जमाने में सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया था, तो उसी तरह से इनको भी इनकी फारसी कविताओं की वजह से, फारसी शायरी की वजह से इनको भी भारत के उन महान फारसी कवियों में गिना जाता था।
अब देखिए, ये जमाना था जिस समय हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदी बनी नहीं थी तब तक। फोर्ट विलियम्स में हिंदी बनना शुरू हुई थी। जो हमारे यहाँ भाषा चलती थी, पूरे उत्तर प्रदेश में, जो आज का उत्तर प्रदेश है, उनमें 3 भाषाओं का रेंज था। एक तो ब्रज भाषा, जो आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में है। खड़ी बोली, आगरा और दिल्ली की बोली। और अवधी में रामचरितमानस लिखा गया है, तुलसीदास ने लिखा है। अवधी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा थी। और बाद में जायसी से लेके बहुत सारे लोग, मलिक मोहम्मद जायसी, ऐसे सारे लोगों ने भी लिखा है अवधी। और फिर यहाँ पर भोजपुरी, बनारस और आसपास के इलाके में। हिंदी तब तक जन्म नहीं ले पाई थी, जो आज आधुनिक हिंदी है, जिसपे मैं बातचीत कर रहा हूँ। वो उस समय शुरू हो रही थी। जस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का फोर्ट विलियम्स कॉलेज था, वहां पर ये फैसले लिए जा रहे थे, उस वक्त बनाया जा रहा था। तो उस वक्त फारसी के एक कवि होने के नाते, एक शायर होने के नाते, एक बहुत बड़ी ये घटना है कि किस तरह से भाषाओं की एकता, जुबानों की एकता उस समय बनी हुई थी और कोई फर्क नहीं था। आज की तारीख में बहुत फर्क आ गए हैं, बहुत ही विभाजन रेखा बन गई है हिंदी और उर्दू में। उर्दू तो बिल्कुल से अपनी हिंदुस्तानी भाषा है, बल्कि जिस देश में उर्दू को अभी नेशनल लैंग्वेज के रूप में लिया गया है, पाकिस्तान में, वहां उर्दू का जन्म ही नहीं हुआ है। उर्दू वहां की भाषा ही नहीं है। वहां की भाषा जो है, लोकल भाषा पंजाबी है, सिंधी है, पश्तो है। उर्दू तो यही लखनऊ, दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद, ये 4-5 जगह हैं जो उर्दू के मुख्य केंद्र रहे हैं। और सबसे ज्यादा उर्दू का अगर कहीं विकास हुआ है तो वो इसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। और उसमें बनारस की भी भूमिका रही है, ऐसी बात नहीं है, बनारस की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। तो एक तो एक कवि का कहना। दूसरी बात जो मैं तनवीर साहब से गुजारिश करूंगा, इनसे आग्रह है हमारा, कि एक दिन हम लोग बाबू जगत सिंह के जो उनका पहले से जो उनका वासस्थान है, वहां हम लोग चलेंगे। वहां पर जगत सिंह ने एक मस्जिद बनवाया और मस्जिद के थोड़ी ही दूर में, बगल में ही लगभग, मंदिर बनवाया और जमीन गुरुद्वारा के लिए भी दिया हुआ। इत्तेफाक से गुरुद्वारा वाले लोग जमीन का इस्तेमाल नहीं कर पाए, लेकिन वहां मस्जिद आज भी है, मंदिर आज भी है। मैं इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आज मंदिर और मस्जिद को लेकर इतनी बातें उठती हैं, और उस वक्त एक हिंदू बड़ा जमींदार जो बनारस की राजगद्दी का दावेदार भी था, वो बाकायदे मस्जिद बनवाता है, बाकायदे मंदिर भी बनवाता है। ये एक समाज था, वो समाज टूट गया हमारा। वो समाज आज एकदम से फ्रैक्चर्ड है, टूटा हुआ समाज है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो बाबू जगत सिंह के साथ आती है। और ये बहुत ही, और वो भी मस्जिद और मंदिर किस शहर में बनता है? बनारस में। अगर लखनऊ में मस्जिद और मंदिर एक साथ बनाते हैं तो कोई बात नहीं, हमको समझ में आती है। लेकिन बनारस के अंदर एक मस्जिद भी बनाना और मंदिर भी बनाना, और जो बनारस के राजगद्दी का दावेदार हो उसके द्वारा, इसका एक मतलब बनता है, एक बहुत दूसरे किस्म का मतलब बनता है। और इस मायने में जगत सिंह की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। 1799 में
वजीर अली और ये मिलकर इन्होंने अंग्रेजी राज को तोड़ने के, अंग्रेजी राज को समाप्त करने का एक पूरा का पूरा एक योजना बनाई। वो योजना सफल तो नहीं हो पाई। योजनाएं तो 1857 में भी नहीं सफल हो पाई, लेकिन ये योजना भी नहीं सफल हो पाई, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर ये बातें आगे बढ़ जाती तो बहुत बड़ी घटना बनती। उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा क्यों एक बड़ी घटना बन सकती थी। 1799 में लगभग 86,000 आदमी, और 86,000 आदमी जिसमें मैं कह रहा हूं, आप उसको करीब करीब 1 लाख के करीब आप जोड़ सकते हैं उसको, करीब बढ़ते बढ़ते 1 लाख आदमियों से कांटेक्ट और एक बाकायदे नेटवर्किंग बाबू जगत सिंह ने और वजीर अली ने कर दिया था अंग्रेजी राज के खिलाफ। ये अंग्रेजी राज के शुरुआती दिन थे। अभी तक वो दिल्ली तक नहीं पहुंचे थे। 1806 में दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में वो काबिज होते हैं। तो अगर 1 लाख आदमी पूरे तौर से आगे आ जाता तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पीछे हटना पड़ता, और ईस्ट इंडिया कंपनी की हार जो है वो लगभग सुनिश्चित थी, लगभग सुनिश्चित थी, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी। तो इस मायने में मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़े योजना को अंजाम दे रहे थे बाबू जगत सिंह और वजीर अली दोनों मिलकर, और इसकी खबर थोड़ी बहुत अंग्रेजी राज को धीरे धीरे लग गई थी। हालांकि 1799 में बनारस में चेरी और कुछ अंग्रेजी अफसरों के ऊपर हमला हुआ और उनकी हत्या हो गई। लड़ाइयां इस शहर में भी हुई जगह जगह पर, लेकिन चूंकि इसके बारे में सूचनाएं पहले से पहुंच गई थी, जो होता है कि मुखबिरों के माध्यम से और बाकी चीजों के माध्यम से, इसलिए सबसे पहले तो उन्होंने वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए पूरी कोशिश की, और उसके लिए उसके पीछे सबसे ज्यादा लखनऊ के नवाब सादात अली साहब, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड थे। उनका इंटरेस्ट इसलिए था कि अगर वजीर अली इस लड़ाई को जीत जाएंगे तो वो तो खत्म हो जाएंगे, उनकी सत्ता चली जाएगी। सत्ता का खेल, सत्ता खेल वो अंग्रेजी राज के साथ बुरे तौर से थे। तो ये लड़ाई जो है एक बहुत बड़ी लड़ाई बन सकती थी, और थी, उसकी पूरी योजना थी और पूरा बना हुआ था। वो 1 लाख आदमी इकट्ठा, और वो भी ये इस पूरे इलाके में, चूंकि जगत सिंह की एक बड़ी भारी हैसियत थी एक बड़े जमींदार होने के नाते, और हमारे दर्शकगण जानते ही हैं कि जमींदारी जो रही है मुगलों के जमाने में भी और सल्तनत के जमाने में भी, जमींदारी जो है वो सबसे शुरुआती स्तर का, सबसे ग्रासरूट लेवल का टैक्स कलेक्शन का इंस्टीट्यूशन होता था। तो उनका संबंध जनता से बहुत घनिष्ठ होता था, हैं? जो एक नवाब का, राजा का, एक बादशाह का उतना घनिष्ठ नहीं होगा उनसे जनता का संबंध, लेकिन एक जमींदार का, चूंकि वो गांव में ही, उस इलाके में ही रहता है, उसके अपने लोग हैं, उसके अपने कारिंदे हैं,
उसके अपने तमाम लोग हैं, तो ये जोड़ के उसकी ताकत बहुत बड़ी ताकत थी। इसलिए इत्तेफाक से उत्तर भारत के जमींदारों पर, उत्तर प्रदेश के जमींदारों पे एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है। वो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे और इत्तेफाक से मेरा उनसे थोड़ा बहुत अच्छा संबंध भी था इंदिरा गांधी के ज़माने में, और जिन्होंने यूनिवर्सिटियों की शक्ल बदल दी, उनका नाम था प्रोफेसर नूरुल हसन। नूरुल हसन साहब एक ज़माने में एजुकेशन मिनिस्टर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इंदिरा जी के। उनका, और वो प्रोफेसर थे, वो खुद बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो जमींदारों पे अलग से उनका बाकायदे रिसर्च है उत्तर प्रदेश के, नूरुल हसन साहब का। बस बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च है, साधारण रिसर्च नहीं है कि जमींदारों की ताकत कितनी होती थी। और यही जमींदारों की ताकत से उनके ऊपर राजा नवाब उनकी ताकत बनती थी, उसके ऊपर क्या कहते हैं, बादशाहों की, महाराजाओं की ताकत बनती थी। तो ताकत तो नीचे से आती थी, इन सवाल इन सब जगहों से इकट्ठा होती थी ताकत। तो बाबू जगत सिंह को ये एडवांटेज था, एक बड़े जमींदार होने के नाते उनके आसपास उनके संबंध थे लोगों से। और तनवीर साहब ने शुरू में ही एक उनके बारे में कहते हुए ये कहा कि भूमिहारों के सरगना थे वो। तो भूमिहार मूल तौर पे ब्राह्मण होते हैं। तो ब्राह्मण और ठाकुर, और ब्राह्मण का पोजीशन जो है हिंदू समाज में सबसे ऊपर का रहता है। तो इस वजह से एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में बाबू जगत सिंह कायम थे। और दूसरी बात यह थी कि उनका संबंध, उनका अलायंस वजीर अली से होने के कारण जो पिछले जो लोग, जो जिनके हाथ में राजपाट था, नवाबों के हाथ में, मुसलमान जमींदारों के हाथ में, और भी लोगों के हाथ में, वो भी इकट्ठा थे। तो इस तरह से ये कोई साधारण रिवोल्ट की भूमिका नहीं थी, साधारण कोई घटना नहीं थी। और ये सब कुछ रचा गया इसी शहर में, और यहाँ से ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की, हाँ, एक 1.5-2 किलोमीटर दूर। तो मैं समझता हूँ कि बनारस के इतिहास, देश के इतिहास और हमारी आजादी की लड़ाई के इतिहास में इस पन्ने को जोड़ा जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। बाबू जगत सिंह, बाबू जगत सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और कलकत्ते में उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। और उस मुकदमे में उन्हें फांसी की सजा देने की हिम्मत अंग्रेजी राज को नहीं हुई, क्योंकि इतना बड़ा प्रभाव क्षेत्र था कि उन्होंने तय किया कि इनको फांसी देना से रिवोल्ट फिर और भी बढ़ेगा। तो उन्हें देश निकाला दिया गया। और एक द्वीप, सेंट हेलेना नाम के एक द्वीप है जो अफ्रीका के करीब और यूरोप के नीचे पड़ता है, अटलांटिक महासागर में। लगभग 27-28 साल बाद वहां नेपोलियन बोनापार्ट को लाके वहां पर गिरफ्तार किया गया, सेंट हेलेना में। तो सेंट हेलेना के पहले जो बंदी हैं जिनको प्रिजनर बनाया गया, वो बाबू जगत सिंह को बनाया गया कि उनको भेजा जाए, सेंट हेलेना में भेजा जाए, जिससे उनका कोई संपर्क न रह जाए किसी से। और एक समुद्र में, एक वो भी अटलांटिक समुद्र में जो हमसे बहुत दूर है, वहां पर एक द्वीप में रख दिया जाए जिससे वो कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पर बड़ी अली को तो लोगों ने पकड़ लिया इन लोगों ने, और वो खत्म भी हो गए।
बाबू जगत सिंह के ऊपर ट्रायल हुआ। बाबू जगत सिंह के ऊपर जब ये ट्रायल हुआ तो जब उनको सेंट हेलेना में भेजने का फैसला हुआ तो जिस जहाज पे उनको चढ़ाया गया कलकत्ते से, ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज जो उनको सेंट हेलेना में ले जाए, वो जहाज ज्यों समुद्र के आसपास आता है, बाबू जगत सिंह ने उस समुद्र में समाधि ले लिया, समाधि ले कूद पड़े उसमें। तो इस तरह से एक जीवन समाप्त हुआ। चूंकि वो नहीं चाहते थे कि इस जमीन को छोड़कर वो जाएं कहीं, तो जमीन के प्रति ये प्रेम, ये देश के प्रति प्रेम, ये राष्ट्र के प्रति प्रेम, इस तरह का उदाहरण, और उस राष्ट्र प्रेम के साथ हिंदू मुस्लिम एकता, फारसी, मस्जिद और मंदिर बनाना, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में इस तरह के शख्सियतों को जानना, बिल्कुल, और इस तरह के शख्सियतों के सहारे उस हिंदुस्तान को जानना जिसको अंग्रेजी राज ने बाकायदे, जैसे कोई मकान तोड़ा जाता है, कोई दीवार तोड़ी जाती है, किस तरह से तोड़ा उन्होंने इस पूरी एकता को, एक एक करके तोड़ा, उसको भी जानना चाहिए। बहुत अच्छी। और उस लिहाज से मैं समझता हूँ इतिहास का ये जो एक प्रकरण है बहुत महत्वपूर्ण है। और इत्तेफाक से हम बनारस शहर में हैं, ये बनारस की घटना है। बहुत अच्छा। हाँ, और तो बनारस, लोग कहते हैं कि बनारस केवल एक धार्मिक शहर है। मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा बनारस की अगर बड़ी भूमिका भी रही है, बहुत बड़ी भूमिका रही है, वो इस देश को आजाद कराने की लड़ाई की भी भूमिका रही है। और उसको भी जानना चाहिए, उसको भी इतिहास में दर्ज होना चाहिए, वो भी इतिहास में पढ़ाना चाहिए। सही। तो बाबू जगत सिंह का ये बहुत संक्षिप्त ये कहानी है। ये पूरी पुस्तक बहुत ही वेल रिसर्च्ड बुक है। बहुत इसमें एविडेंस के साथ, तमाम कागजात के साथ ये किताब लिखी गई है। 1836 या 37 में तक फारसी स्टेट लैंग्वेज थी, राज्य की भाषा थी इस देश में। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी कागजात थे, वो सब फारसी में थे। तो जब तक कोई फारसी का विद्वान न मिले तब तक वो काम हो ही नहीं सकता। तो इसलिए सबसे बड़ी भूमिका इसमें कुरैशी साहब की है कि उन्होंने इसको किया, और उनके माध्यम से ही ये बहुत ही एक वेल डॉक्यूमेंटेड, मैं कहूंगा कि 1857 के बारे में जो हम लोग शुरुआती दौर पे जो जान पाए, वो इंग्लिश हिस्टोरियंस के माध्यम से जान पाए, और थोड़ा बहुत एकाध भारतीय इतिहासकारों ने भी लिखा उस पर। बाद में भारतीय इतिहासकारों ने काफी काम किया उस पर। लेकिन ये काम जो है, ये एक हमारे, ये लखनऊ के रहने वाले हैं कुरैशी साहब, और कभी हो सकता है अगर हो तो कुरैशी साहब से मुलाकात भी हो जाएगी, आते रहते हैं यहाँ जगतगंज में। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पन्ना है जो बनारस के इतिहास में जुड़ना चाहिए, और बनारस वालों को इसका फक्र भी होना चाहिए। बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। और बनारस वालों को एक आत्मसंतोष होना चाहिए कि हिंदुस्तान में केवल बनारस होने के नाते नहीं, काशी होने के नाते नहीं, आजादी की लड़ाई के परिश्रम को आगे ले चलने के लिए भी बनारस की भूमिका थी। और जगत सिंह जैसे आदमी बनारस में पैदा हुए थे, वजीर अली जैसे आदमी बनारस में आए थे। वजीर अली को यहाँ अंग्रेजों ने निर्वासन दे दिया था। ये भी एक बड़ी अच्छी कहानी है कि अंग्रेज जो नवाबों में और बाकी लोगों को निर्वासन देते थे, तो वो बाकायदे बनारस भेजते थे। वो सोचते थे कि बनारस में उनका कोई सपोर्ट नहीं होगा,
क्योंकि हिंदुस्तान दूसरे किस्म का हिंदुस्तान था वो। यहां तो सपोर्ट था पूरा 100%, 100%। तो ये बातें बनी। एक बात और इतिहास की गुत्थी के तौर पे मैं कह देना चाहता हूं कि वो जमाना था जिस समय आप 1 लाख लोगों को लेकर अंग्रेजी राज पलट सकते थे। 1857 में सिपाहियों ने विद्रोह किया था, ज्यादातर सिपाहियों का। सिपाही संगठित नहीं थे ठीक से, उस विद्रोह में कमजोरी आ गई थी। अंग्रेजों ने लगभग पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा कर लिया था और उसके सहारे सिपाही विद्रोह जो है असफल हो गया। और दूसरी बात यह रही कि सिपाहियों में वो डिसिप्लिन नहीं थी, कोई डायरेक्शन नहीं था। हालांकि बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना बादशाह माना था और बहादुर शाह जफर ने उसका एक डिक्री दिल्ली से उसके लिए ऐलान भी किया था, लेकिन बहादुर शाह जफर उस वक्त तक बहुत ही वृद्ध हो गए थे और ये जो सैनिक थे ये बहादुर शाह जफर के सैनिक नहीं थे, ये रिवोल्टिंग सन्स। इनका कोई कंट्रोल नहीं था बहादुर शाह जफर का उन पर। तो ये जो घटना थी, ये जो जगत सिंह वाली घटना है, इनका तो कंट्रोल था उन 1 लाख आदमियों पर। वजीर अली का कंट्रोल था उन 1 लाख आदमियों पर और वो बड़े डिसिप्लिन ढंग से वो लड़ाई की योजना उन्होंने बनाई थी। तो ये लड़ाई सफल हो सकती थी। शायद 1857 नहीं सफल हो पाई। 1799 अगर न पता चला होता, अगर मुखबिरी नहीं हुई होती, तो ये शायद हिंदुस्तान में अंग्रेजी राज बनता ही नहीं, शुरू में ही खत्म हो जाता। इस मायने में बनारस की भूमिका जो है बहुत आगे बढ़ती है। एक बहुत बड़ी भूमिका बनारस शहर की बनती है, बनारस के जमींदारों की बनती है, बनारस के रहने वालों की बनती है। मैं सिर्फ इस बात को यहीं पर समाप्त करने के पहले केवल एक गुजारिश करूंगा कि मैं कोई भी बात कह रहा हूं तो वो बिना साक्ष्य के, बिना एविडेंस के नहीं है। हर चीज के इसमें डॉक्यूमेंट दाखिल है इसके अंदर। दूसरा ये कि मैं तनवीर साहब को लेकर, जगत सिंह की 6वीं पीढ़ी अभी यहाँ पर है, उदित नारायण सिंह, उनसे मिलवाऊंगा और वो जगह दिखाऊंगा जहाँ मस्जिद बनी हुई है, जहाँ मंदिर बना हुआ है, जहाँ गुरुद्वारे के लिए जमीन दी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, हम चलेंगे साथ में, किसी दिन हम लोग चलेंगे एक साथ। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच।